क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये एनसीईआरटी क्लास 12 ज्योग्राफी का भारत, लोग और अर्थव्यवस्था नामक जो पुस्तक है उसका ये जो है चौथा चैप्टर है, जल संसाधन। जल का संसाधन के रूप में कैसे उपयोग हो सकता है, जल का कैसे प्रदूषण हो रहा है और जल हमारे लिए क्यों उपयोगी है, इसके बारे में डिटेल बताया गया है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 12 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर है, जल संसाधन। जो वाटर रिसोर्स होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जल हमारे लिए कितना उपयोगी है और एक संसाधन के रूप में कैसे इसका इस्तेमाल हम करते हैं। लिखा है, क्या आप सोचते हैं कि जो कुछ वर्तमान में है ऐसा ही रहेगा या भविष्य में कुछ पक्षों में अलग होने जा रहा है? मतलब जैसे जल क्या भविष्य में क्या वैसे ही रहेगा? नहीं, प्रदूषित हो सकता है। ठीक है, कुछ निश्चितता के साथ यह कहा जा सकता है कि समाज जनांगीय परिवर्तन, जनसंख्या का भौगोलिक हस्तांतरण, प्रौद्योगिकी उन्नति, पर्यावरणीय निम्नीकरण और जल अभाव का साक्षी होगा। तो आगे आने वाले समय में ये समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा। जल अभाव संभवतः इसकी बढ़ती हुई मांग, अति उपयोग और प्रदूषण के कारण घटती आपूर्ति के आधार पर सबसे बड़ी चुनौती है। तो याद रखना, जो जल है इसकी मांग अत्यधिक बढ़ चुकी है, इसका अति उपयोग हो रहा है और प्रदूषण हो रहा है। इसी कारण एक बड़ी चुनौती आज पूरे दुनिया के सामने खड़ी हो रही है। और लोग कहते भी हैं, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि तीसरा जो विश्व युद्ध होगा वो जल के लिए होगा। जल एक चक्रीय संसाधन है। तो याद रखना, जल एक चक्रीय संसाधन है। तो इसको एक पहले वीडियो के माध्यम से आप पहले इसको देख लीजिएगा कि जल चक्र किसे कहते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो है 3 मिनट का, आप पहले इसको देख लीजिएगा, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जल चक्र किसे कहते हैं। तो इस तरह से आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, क्विक आईएएस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब ने बचपन से ही बारिश के दिनों में वर्षा का आनंद लिया है। बारिश की बूंदों में भीगना तो और भी अच्छा लगता है। हजारों करोड़ों वर्षों से वर्षा हो रही है, तो इतने बड़े जल राशि को पृथ्वी अपने पास कैसे रख पाती है? अब तक तो पृथ्वी को डूब जाना चाहिए, परंतु ऐसा क्यों नहीं होता है? चलिए जानते हैं, जलचक्र क्या है। वास्तव में नदी, झील, झरना तथा समुद्र में जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो जल के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है और जल वाष्पीकृत होने लगती है। हवाओं के साथ जलवाष्प ऊपर की ओर जाने लगती है। वायुमंडल में जो जल के कण उपस्थित होते हैं वह भी वाष्पीकृत होकर ऊपर की ओर जाने लगती है। पर्वतों के बर्फीली चोटियों पर शुष्क तथा कम आर्द्रता वाली वायु चलती है, इसलिए यहां कम वायुदाब वाला क्षेत्र होता है, जिससे बर्फ बिना पानी बने जलवाष्प में परिणत हो जाता है। इसे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। पृथ्वी के अलग अलग भाग से जब जलवाष्प ऊंचाई पर पहुंचती है, तब कम तापमान के कारण वायुमंडल में जमा हुआ जलवाष्प अंततः ठंडा हो जाता है। ये वाष्प पानी और बर्फ की छोटी बूंदें बन जाते हैं, जो अंततः एक साथ आकर बादल बनाते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वाष्प संघनित होकर पानी की बूंदों में बदल जाएगी। हालांकि यह धूल या अन्य अशुद्धियों के बिना संघनित नहीं हो सकता, इसलिए जलवाष्प कण की सतह पर चिपक जाती है। जब पर्याप्त बूंदें विलीन हो जाती हैं तो यह बादलों से निकलकर नीचे जमीन पर गिरती हैं। इस प्रक्रिया को अवक्षेपण या वर्षा कहा जाता है। विशेष रूप से ठंडे मौसम या बेहद कम हवा के दबाव में पानी की बूंदें जम जाती हैं और बर्फ या ओलों के रूप में गिरती हैं। यह जलचक्र हमेशा ऐसे ही चलते रहता है। जलचक्र के प्रभाव। जलचक्र का जलवायु पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण तापमान में वृद्धि होगी। जलचक्र के वाष्पीकरणीय शीतलन प्रभाव के बिना पृथ्वी पर तापमान में भारी वृद्धि होगी। जलचक्र अन्य जैव भू रासायनिक चक्रों का भी एक अभिन्न अंग है। जलचक्र पृथ्वी पर सभी जीवन प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। जलचक्र को स्वच्छ वायु के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए, वर्षा की प्रक्रिया के दौरान जलवाष्प को धूल के कणों से जुड़ना पड़ता है। प्रदूषित शहरों में बारिश की बूंदें धूल उठाने के अलावा
बादलों से गिरते समय पानी में घुलनशील गैस और प्रदूषक भी उठाती हैं। बारिश की बूंदें बैक्टीरिया और औद्योगिक कालिक के कणों और धुएं जैसे जैविक एजेंटों को लेने के लिए भी जानी जाती हैं। इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद। अब आपको ये वीडियो देख के लग गया होगा कि जल एक चक्रीय संसाधन क्या है, क्योंकि जल जो है ये द्रव, ठोस और गैस तीनों बदल सकता है, जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा है। ठीक है, तो मेरा वीडियो डालने का मतलब यही था, वो दिखाने का कि जल चक्र किसे कहते हैं, आपको ये पता चल जाए। जो भूमि पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी का लगभग 71% धरातल पानी से आच्छादित है, समुद्र का पानी, परंतु अलवणीय जल कुल जल का केवल लगभग 3% ही है। मतलब अलवणीय जो पीने योग्य पानी है वो पूरे पृथ्वी पर केवल 3% है, और 97% क्या है पानी, वो आपका क्या है, वो आपका लवण जल है, जो कहाँ पाया जाता है, तो सागरों में। वास्तव में अलवणीय जल का एक बहुत छोटा भाग ही मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है। जबकि जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो पूरे विश्व की जनसंख्या केवल 3% पानी पर निर्भर है। ठीक है, अलवणीय जल की उपलब्धता स्थान और समय के अनुसार भिन्न भिन्न है। इस दुर्लभ संसाधन के आवंटन और नियंत्रण पर तनाव और लड़ाई झगड़े संप्रदायों, प्रदेशों और राज्यों के बीच विवाद का विषय बन गए हैं। तो देखा होगा भारत में कई नदियों को विवाद भी है जल को लेकर के, और कई देशों में भी है। विकास को सुनिश्चित करने के लिए जल का मूल्यांकन, कार्यक्षम उपयोग और संरक्षण आवश्यक हो गए हैं। इस अध्याय में हम भारत में जल संसाधनों, इसके भौगोलिक वितरण, क्षेत्रीय उपयोग और इसके संरक्षण और प्रबंधन की विधियों पर हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। पहले लिखा है भारत में जल संसाधन, तो लिखा है भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.45% जल संसाधनों का 4% और जनसंख्या का लगभग 16% भाग पाया जाता है। ठीक है, देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन मीटर होती है। तो एक वर्ष में जो वर्षा से हमें जल प्राप्त होता है वो 4000 घन वर्षा जल प्राप्त होता है। धरातलीय जल और पुनः प्रतियोग भौम जल मतलब ग्राउंड वाटर से जो है 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। इनमें से केवल 60% जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार देश में कुल उपयोगी जल संसाधन जो है 1122 घन किलोमीटर हैं। याद रखना, यही जल उपयोग योग्य है। लिखा है धरातलीय जल संसाधन। धरातलीय जल संसाधन मतलब हो गया जो जल धरातल के ऊपर पाया जाता है। तो लिखा है धरातलीय जल। अब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ा जाता है कि हमें हर शब्द का मतलब समझ में आए। तो धरातलीय जल के 4 मुख्य स्रोत होते हैं, नदियां, झीलें, तलैया और तालाब। ठीक है, देश में कुल नदियों और उन सहायक नदियों जिनकी लंबाई जो है 1.6 किलोमीटर से अधिक है को मिला करके 10,360 नदियां हैं। भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह जो है 1869 घन किलोमीटर होने का अनुमान किया गया है। ठीक है, आगे लिखा है फिर भी स्थलाकृति, जलीय और अन्य दबावों के कारण प्राप्त धरातलीय जल का केवल लगभग जो है 690 घन किलोमीटर जो है लगभग 32% जल ही उपयोग किया जा सकता है धरातल का। नदी में जल प्रवाह इसके जल संग्रहण क्षेत्र के आकार अथवा नदी बेसिन और इस जल के ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा पर निर्भरता है। ठीक है, मतलब कितना वो गहरा है। ठीक है, आप क्लास 11 में जो है भारत में जो है नदियों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत में वर्षा में अत्यधिक स्थानिक विभिन्नता पाई जाती है। मतलब कहीं वर्षा ज़्यादा होती है तो कहीं पे क्या होती है, कम होती है, और वर्षा मुख्य रूप से मानसूनी मौसम संकेंद्रित है। आप पुस्तक में पढ़ चुके हैं कि भारत में कुछ नदियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु के जल ग्रहण क्षेत्र बड़े हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये नदियां यद्यपि देश के कुल क्षेत्र के लगभग 1/3 भाग पर पाई जाती हैं, जिनमें कुल धरातलीय जल संसाधन का 60% जल पाया जाता है। तो इन्हीं 3 नदियों में अकेले 60% जल पाया जाता है। दक्षिण भारत की नदियों जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जाता है, मतलब सिंचाई के लिए, लेकिन ऐसा ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिनों के में अभी भी संभव नहीं हो पाया है। याद रखना, दक्षिण भारत नदियों का जल का उपयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि वहाँ जल की मात्रा कम होती है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का पानी अधिकांश समुद्र में चला जाता है, इसका हम उपयोग कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है,
आगे लिखा है भौम जल संसाधन। भौम जल संसाधन का मतलब कहते हैं ग्राउंड वाटर। तो आप इस मैप पे देख सकते हैं भौम जल संसाधन ऐसे होते हैं, ऊपर आप देखिए स्थल और नीचे उसमें जो है पानी नीचे की ओर आप देखिए अलग अलग चट्टानों में फंसा हुआ है, इसी को कहते हैं भौम जल। तो इसी को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो लिखा है देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। उत्तर पश्चिमी प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ भागों में नदी बेसिनों में भौम जल उपयोग अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। तो भौम जल का उपयोग हमारे देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भौम जल का उपयोग बहुत अधिक है। याद रखना, पंजाब हरियाणा के लोग जो है ट्यूबवेल से जो है सिंचाई करते हैं और चावल पैदा करते हैं। तो राजस्थान के लोग, तो यहाँ भौम जल का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, तमिलनाडु में होता है। परंतु कुछ राज्य जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल आदि अपने भौम जल क्षमता का बहुत कम उपयोग करते हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र अपने भौम जल संसाधन का मध्यम दर से उपयोग कर रहे हैं। यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो जल की मांग की आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति विकास के लिए क्या हो जाएगा, हानिकारक होगा। ठीक है, और सामाजिक जो है उथल पुथल और विघटन का कारण हो सकता है। ठीक है, अगला है लैगून और पच जल, जिसे हम जो है बैक वाटर कहते हैं। लैगून कहाँ बनता है, तटी जो तट होते हैं हमारे, जैसे चिल्का झील, तो लैगून झील कहाँ बनती है, ये तटों पर बनती है। ठीक है, तो लिखा है भारत की समुद्र तट रेखा विशाल है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, और कुछ राज्यों में समुद्र तट बहुत दंतुरित है। दंतुरित मतलब ऐसे है, ऐसे दांत के आकार के हैं। ठीक है, दंतुरित है, इसी कारण बहुत से लैगून, तो जो ये दंतुरित हो रहा है इसी में बहुत सारी लैगून झील बन जाती हैं, याद रखना, तटों पर। ठीक है, तो इसी कारण बहुत सी लैगून और झीलें बन गई हैं। केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में इन लैगूनों और झीलों में बड़े धरातलीय जल संसाधन हैं। यद्यपि सामान्यतः इन जलाशयों में खारा जल है। इसका उपयोग मछली पालन और चावल की कुछ निश्चित किस्मों, नारियल आदि की सिंचाई में किया जाता है। ठीक है, अगला है जल की मांग और उपयोग। तो जल की मांग क्या है, बहुत ज़्यादा है, और उपयोग जो है क्या हो रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा है। जल की मांग और उपयोग ज़्यादा है, इसलिए जल की कमी बहुत तेज़ी से हो रही है। तो लिखा है पारंपरिक रूप से भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और इसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग कृषि पर निर्भर है। इसीलिए पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को एक अति उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। सिंचाई को हमारे यहाँ क्या है, उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। ठीक है, लिखा है और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नगर परियोजना, यह कहाँ है, सतलज नदी पर है। हीरा कुंड परियोजना यह महानदी पर है। दामोदर घाटी दामोदर पर है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। इंदिरा गांधी नहर ये आपका कहाँ से निकलती है, तो सतलज और बैराज, सतलज और ब्यास नदी के जो है हरीके बैराज से निकलती है इंदिरा गांधी नहर आदि शुरू की गई है। वास्तव में भारत की वर्तमान में जल की मांग सिंचाई की आवश्यकताओं के लिए अधिक है। तो जल की मांग सबसे ज्यादा कहाँ हो रही है, सिंचाई के क्षेत्र में हो रही है। ठीक है, आगे लिखा है धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है। याद रखना, जो धरातलीय जल है और जो भौम जल है उसका सबसे अधिक उपयोग कहाँ होता है, तो कृषि क्षेत्र में होता है। इसमें धरातलीय जल का 89% और भौम जल का 92% जल उपयोग किया जाता है। तो 89% जल का उपयोग जो धरातलीय जल है कृषि में, और 92% जल का उपयोग भी कृषि में होता है। बहुत सारे देखा होगा ट्यूबवेल, नलकूप लगे होते हैं। ठीक है, आगे लिखा है जबकि औद्योगिक सेक्टर में सतह जल का केवल 2% और भौम जल का 5% ही उपयोग होता है। तो औद्योगिक सेक्टर में जो उद्योग होते हैं वहाँ भी पानी की आवश्यकता होती है, तो वहाँ भी इसका यूज होता है। हमारे घरेलू कार्यों में धरातलीय जल का उपयोग भौम जल की तुलना में अधिक 9% है। कुल जल उपयोग में कृषि सेक्टर का भाग दूसरे सेक्टरों से अधिक है। तो सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होती है, मतलब पानी का उपयोग कहाँ होता है, कृषि सेक्टर में। फिर भी भविष्य में किसान विकास के साथ साथ देश में औद्योगिक और घरेलू सेक्टरों में जल का उपयोग बढ़ने की संभावना है। तो याद रखना, जैसे जनसंख्या बढ़ेगी उससे जल का उपयोग बढ़ता चला जाएगा। आगे लिखा है सिंचाई के लिए जल की मांग। तो कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता है। देश में वर्षा के स्थानिक और सामयिक परिवर्तनता के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। देश के अधिकांश भाग वर्षा विहीन और सूखाग्रस्त हैं। याद रखना, जहाँ सूखाग्रस्त और वर्षा कम होती है तो वहाँ जल की आवश्यकता ज़्यादा होगी, तो इसलिए सिंचाई की मांग क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। उत्तर पश्चिमी भारत आपका जो है पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है और दक्कन का पठार इसके अंतर्गत आते हैं। देश के अधिकांश भागों में शीत और ग्रीष्म
ऋतुओं में न्यूनाधिक शुष्कता पाई जाती है, इसलिए शुष्क ऋतुओं में बिना सिंचाई की खेती करना कठिन होता है। याद रखना, ठंडियों में बिना सिंचाई के हम खेती नहीं कर सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्र जैसे पश्चिम बंगाल और बिहार में भी मानसून के मौसम में अवर्षा अथवा इसकी असफलता सूखा जैसी स्थिति जो है उत्पन्न कर देती है। तो कभी कभी याद रखना, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी सूखा पड़ जाता है क्योंकि वहाँ मानसून में वर्षा कम होती है, जो कृषि के लिए हानिकारक होती है। कुछ फसलों के लिए जल की कमी सिंचाई को आवश्यक बनाती हैं। उदाहरण के लिए चावल, गन्ना, जूट। याद रखना, चावल, गन्ना, जूट में अगर वर्षा नहीं होती है तो बिना सिंचाई के ये फसल पैदा होगी ही नहीं। आदि के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, जो केवल सिंचाई द्वारा ही संभव हो पाता है। ठीक है, आगे लिखा है, सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। याद रखना, अगर सिंचाई व्यवस्था बहुत अच्छी है तो बहुत सी फसलों का उत्पादन हम अपने खेतों में कर सकते हैं। ऐसा पाया गया है कि सिंचित भूमि की जो है कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की अपेक्षा ज़्यादा होती है। दूसरे फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए आर्द्रता आपूर्ति नियमित रूप से आवश्यक है। याद रखना, जो फसल अधिक उत्पादन करती हैं उनके लिए आर्द्रता होना जरूरी है, जो केवल विकसित सिंचाई तंत्र से ही संभव होती है। वास्तव में ऐसा इसलिए है कि देश में कृषि विकास की हरित क्रांति की रणनीति पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सफल हुई है। आगे लिखा है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवल बोए गए क्षेत्र का 85% भाग सिंचाई के अंतर्गत आता है। तो निवल मतलब शुद्ध बोया गया क्षेत्र का 85% केवल सिंचाई के द्वारा ही आता है। 3 राज्यों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और हरियाणा में, तो यहाँ नहर सिंचाई सबसे ज़्यादा होती है, नलकूप सिंचाई ज़्यादा होती है। इन राज्यों में गेहूं और चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से ही पैदा होती है। याद रखना, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई के द्वारा ही चावल, गेहूं पैदा होता है, वर्षा पर निर्भर नहीं होते यहाँ के लोग। निवल सिंचित क्षेत्र का 76.1% पंजाब में और 51.3% हरियाणा में कुआं और नलकूपों द्वारा सिंचित होता है। इससे यह ज्ञात होता है कि ये राज्य अपने संभावित भौम जल के एक बड़े भाग का उपयोग करते हैं, जिससे कि इन राज्यों में भौम जल में कमी आ जाती है। याद रखना, इसीलिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भौम जल में क्या हो गई है, कमी आ गई है। ग्राउंड वाटर बहुत तेजी से क्या हो रहा है, घट गया है यहाँ, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर का उपयोग किया है। आगे लिखा है, इन राज्यों में भौम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग से भौम जल स्तर नीचा हो गया है। वास्तव में कुछ राज्यों जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड का संकेंद्रण पाया जाता है। याद रखना, महाराष्ट्र में और राजस्थान में जल में क्या पाया जाता है, फ्लोराइड पाया जाता है, क्योंकि वहाँ जल अधिक निकल गया, चट्टानों से फ्लोराइड पानी में मिल गया। और इस वजह से पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में जो है ये साखिया को इंग्लिश में कहते हैं, जो है क्या कहते हैं, तो आर्सेनिक कहते हैं। तो आर्सेनिक संकेंद्रण की वृद्धि हो गई। तो आर्सेनिक जल में कहाँ पाया जाता है, ज़्यादा पश्चिम बंगाल और बिहार में। ये क्वेश्चन भी आपके क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस में। ठीक है, आगे लिखा है आपका, संभावित जल समस्या क्या है। जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जनसंख्या बढ़ने से दिन पर दिन कम होती जा रही है। उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक, कृषि और घरेलू निस्तारणों से प्रदूषित होता जा रहा है और इस कारण उपयोगी जल संसाधन की उपलब्धता और सीमित होती जा रही है। ठीक है, जल के गुणों का ह्रास हो रहा है। लिखा है, जल गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता अथवा अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल से है। तो शुद्ध जल अब क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, इसीलिए हमारे देश में जल की कमी हो जा रही है। देखा होगा आजकल बेंगलुरु भी सिंचाई जल समस्या से जूझ रहा है। जल बाह्य पदार्थों जैसे सूक्ष्म जीवों, रासायनिक पदार्थों, औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषित होता है। याद रखना, जो हमारा जल होता है वो सूक्ष्म जीवों से, रासायनिक पदार्थों और औद्योगिक अपशिष्टों से, कचरों से प्रदूषित हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ जल के गुणों में कमी लाते हैं और इसे मानव उपयोग के योग्य नहीं रहने देते हैं। जब विषैले पदार्थ झीलों, सरिताओं, नदियों, समुद्रों और अन्य जलाशयों में प्रवेश करते हैं तो वे जल में घुल जाते हैं। ठीक है, अथवा जल में निलंबित हो जाते हैं। इससे जल प्रदूषण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और जल के गुणों में कमी आने से जलीय तंत्र क्या हो जाता है, एक्वाटिक सिस्टम प्रभावित होता है। कभी कभी प्रदूषक नीचे तक पहुंच जाते हैं और भौम जल को भी क्या कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं। देश में गंगा, यमुना 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं।
गंगा और इसकी सारी नदियाँ और उनका स्थिति आगे यहाँ दर्शाया गया है मैप पे। तो पहले हम मैप देख लेते हैं। यहाँ पे नदियों का एक मैप दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ दिया है, आप देखिएगा, तो ये आपका है पश्चिमी प्रवाह क्षेत्र है, ये आपका जहाँ पे लूनी नदी बहती है, ठीक है। ये आपका जो है गंगा बेसिन का पूरा क्षेत्र है, यहाँ गंगा नदी का पूरा, ये आपका ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र है, और यहाँ आप देख सकते हैं बराक बेसिन का क्षेत्र है। उसी तरह से आप ऊपर देखेंगे तो आपका ये माही नदी, ये आपका ये साबरमती, ये नर्मदा का क्षेत्र है, ये तापी का क्षेत्र है, ये इतना बड़ा क्षेत्र गोदावरी का है, ये महानदी का क्षेत्र है, ये स्वर्णरेखा का क्षेत्र है, ये ब्राह्मणी और बैतरणी नदी का बेसिन है, ये पेन्नार का है, तो ये कृष्णा का बेसिन का क्षेत्र है, ये कावेरी का बेसिन क्षेत्र है। तो सबके बेसिन क्षेत्र को अलग अलग करके यहाँ पे दिखाया गया है, जो धरातलीय प्रवाह का सबसे बड़ा स्रोत होता है, नदियाँ होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है जल संरक्षण और प्रबंधन, मतलब जल का संरक्षण और प्रबंधन बहुत जरूरी है। तो लिखा है अलवणीय जल, अलवणीय जल मतलब होता है मीठा जल, ठीक है, जो पानी जो पीने योग्य होता है, कि घटती हुई उपलब्धता और बढ़ती मांग, तो इसकी उपलब्धता क्या हो रही है, कम हो रही है, और डिमांड बढ़ रही है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। सतत पोषणीय विकास के लिए इस महत्वपूर्ण जीवनदायी संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ गई है। विलवणीकरण द्वारा सागर और महासागर से प्राप्त जल उपलब्धता उसकी अधिक लागत के कारण जो है नग्न हो गई है, और भारत को जल संरक्षण के लिए तुरंत कदम उठाने और प्रभावशाली नीतियां और कानून बनाने हैं। याद रखना, अब हमारे जैसे तमिलनाडु में एक नियम बना दिया गया है कि जब कोई अपने घर का नक्शा बनाएगा तो उसको अपने छत का मतलब ये भी दिखाना पड़ेगा कि आप पानी को ग्राउंड वाटर में कहाँ डाल रहे हैं, ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत से कठोर कानून की जरूर अगर आवश्यकता नहीं होगी, मतलब नहीं बनाया जाएगा, तो हमारे यहाँ लोग जल का अत्यधिक अपव्यय करते रहेंगे और इसको जो है संरक्षण नहीं करेंगे, ठीक है। आगे लिखा है जल संरक्षण हेतु प्रभावशाली उपाय अपनाते हैं। जल बचत तकनीकी और विधियों के विकास के अतिरिक्त प्रदूषण से बचाव के प्रयास भी करने चाहिए। जल संभर विकास, वर्षा जल संग्रहण और जल के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग लंबे समय तक जल की आपूर्ति के लिए जल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित मतलब करने की आवश्यकता है, तभी हमारा जल क्या हो सकता है, बच सकता है। जल प्रदूषण का निवारण कैसे किया जाए, ठीक है। तो लिखा है उपलब्ध जल संसाधनों की तेजी से निम्नीकरण हो रहा है, निम्नीकरण मतलब प्रदूषित हो रहा है। देश की मुख्य नदियों के प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी भागों और कम बसे क्षेत्रों में अच्छी जल गुणवत्ता पाई जाती है। मैदानी भागों में नदी जल उपयोग गहन रूप से कृषि, पीने, घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अपवाहिकाओं के साथ, अपवाहिका मतलब नदियों का जो अलग अलग धाराएं होती हैं, कृषिगत उर्वरक और कीटनाशक घरेलू ठोस और अपशिष्ट और औद्योगिक बहिस्रोत नदियों में मिल जाते हैं। नदियों में प्रदूषण का संकेंद्रण गर्मी के मौसम में अधिक हो जाता है, क्योंकि उस समय जल का प्रवाह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो नदियों में बहुत ज़्यादा प्रदूषण कब होता है, गर्मियों में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर के 507 स्टेशनों की राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता का मॉनिटरिंग किया जा रहा है। इन स्टेशनों से प्राप्त किया गया आंकड़ा दर्शाता है कि जैव और जीवाणुविक प्रदूषण नदियों में प्रदूषण के मुख्य स्रोत होते हैं, ठीक है। आगे लिखा है दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी देश में सबसे अधिक प्रदूषित नदी है, ठीक है। आप इस फोटो को देखिए, आप इस वीडियो को देखिएगा, आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, मैं इस वीडियो को यहाँ लगा दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। आप देखिएगा ये वीडियो अब जो आप देखने जा रहे हैं, आप देखिएगा ये यमुना का पानी है और ये पानी दिल्ली का है। दिल्ली में यमुना में झाग इतना पानी में है, आपको देख के लगेगा जैसे हम बर्फ गिर गई है, नदी में बर्फ आपको दिखाई देगी, या फिर लगेगा हम अंटार्कटिका पे हैं। तो पहले आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि नदी कितना प्रदूषित हुई है, ठीक है, और कितना उसमें जो है गंदा पानी जा रहा है। ये नदी, ये वीडियो किसका है, यमुना नदी का है। तो आप इसको पहले वीडियो को पूरा देखिए, अब आपको ये समझ में अच्छे से आ जाएगा कि नदियों को जो है ये प्रदूषण से बचाने की आवश्यकता क्यों है।
वीडियो देख के पहचान समझ गए होंगे कि यमुना का पानी कितना प्रदूषित है, और आपको देख कर आश्चर्य होगा कि हमारी सरकारें उस पर ध्यान नहीं दे रही हैं। ठीक है, आगे लिखा है दूसरी प्रदूषित नदियां अहमदाबाद में साबरमती, लखनऊ में गोमती, मदुरई में काली, अंडियार, कोलम, संपूर्ण विस्तार। बेगई कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में। हैदराबाद में मूसी, मूसी नदी किनारे ही हैदराबाद है। कानपुर और वाराणसी में गंगा। भौम जल प्रदूषण देश के विभिन्न भागों में भारी और विषैले धातुओं, फ्लोराइड और नाइट्रस के संकेंद्रण के कारण हो रहा है। इन याद रखना, ये जहां जहां आप क्षेत्र बताया गया, यहाँ की सब नदियां क्या हो रही हैं? प्रदूषित हो रही हैं। वैधानिक व्यवस्थाएं जैसे जल अधिनियम 1974, प्रदूषण और निवारण नियंत्रण, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित नहीं हुए हैं। याद रखना, हमारे यहाँ कानून तो बने हैं, लेकिन कानूनों का सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है। परिणाम यह है कि 1997 में प्रदूषण फैलाने वाले 251 उद्योग नदियों और झीलों के किनारे स्थापित किए गए थे। जल उपकर अधिनियम 1977, जिसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना है, उसके भी सीमित प्रभाव हुए हैं। जल के महत्व और जल प्रदूषण के जो अधिक प्रभावों के बारे में जागरूकता का प्रसार करने की आवश्यकता है। जल जागरूकता और उनकी भागीदारी से कृषिगत कार्यों और घरेलू और औद्योगिक विसर्जन से प्राप्त प्रदूषकों में बहुत प्रभावशाली ढंग से कमी लाई जा सकती है। अब आते हैं, लिखा है जल का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। मतलब यह है कि जल का पुनः चक्रण किया जाए और पुनः उपयोग किया जाए। जैसा आपने वीडियो में देखा होगा, वहाँ जल चक्र जो है चलता है तो उसका जल का पुनः उपयोग होता रहता है। तो लिखा है पुनः चक्रण और पुनः उपयोग दूसरे स्तर रास्ते हैं जिनके द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। कम गुणवत्ता के जल का उपयोग जैसे शोधित अपशिष्ट जल उद्योगों के लिए एक आकर्षक विकल्प है। मतलब जो अपशिष्ट जल है उसका उपयोग जल में उद्योगों में किया जाए, ना कि जो है स्वच्छ जल का, और जिसका उपयोग शीतलन और अग्निशमन के लिए करके हुए जल पर होने वाली लागत को कम कर सकते हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में स्नान और बर्तन धोने में प्रयुक्त जल को बागवानी के उपयोग में लाया जा सकता है। मतलब जैसे घरेलू क्षेत्र में हम काम करते हैं तो वो जो जल बच जाए उसे हम अपने बाग में डाल दें। वाहनों को धोने के लिए प्रयुक्त जल का उपयोग भी बागवानी में किया जा सकता है। मतलब जैसे बागवानी कोई लगाए हैं तो वहाँ गाड़ी खड़ा करके धो दें तो सारा पानी पेड़ों को चला जाएगा। ठीक है, इससे अच्छी गुणवत्ता वाले जल की पीने की उद्देश्य के लिए संरक्षण होगा। वर्तमान में पानी का पुनः चक्रण एक सीमित माप में किया गया है, फिर भी पुनः चक्रण द्वारा पुनः पूर्ति योग्य जल की उपादेयता क्या है? व्यापक पैमाने पर है। ठीक है, अब लिखा है जल संभर प्रबंधन। लिखा है जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। याद रखना, जल संभर मतलब ये हो गया जो धरातलीय जल है, और जो ग्राउंड वाटर जल है उसका संरक्षण से है, प्रबंधन से है। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना और विभिन्न विधियों जैसे अंतःश्रवण, तालाब पुनःचक्रण, पुनः भरण, कुओं आदि के द्वारा भौम जल का संचय और पुनः भरण शामिल है। याद रखना, जो वर्षा का जल होता है उसको हम भौम जल तक कैसे पहुंचाएं, ग्राउंड वाटर तक कैसे पहुंचाएं? तो याद रखना, सोख्ता बना करके, तालाब में भर के, पुनर्भरण करके कुआं द्वारा, इन सब के द्वारा भौम जल को क्या कर सकते हैं? पुनः भर सकते हैं ग्राउंड वाटर को। यदि लिखा है यद्यपि विस्तृत अर्थ में जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत जो है सभी संसाधनों प्राकृतिक जैसे भूमि, जल, पौधे और प्राणियों और जल संभर सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनः उत्पादक और विवेकपूर्ण उपयोग को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, आगे लिखा है जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन लाना होता है। जल संभर व्यवस्था की सफलता मुख्य रूप से संप्रदाय के उपयोग पर निर्भर करती है। तो जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक जल का अपव्यय होता रहेगा। आगे लिखा है केंद्रीय और राज्य सरकारों ने देश में बहुत से जल संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए हैं। इनमें से कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी चलाए गए हैं। एनजीओ द्वारा हरियाली केंद्र सरकार द्वारा परिवर्तित जल संभर विकास परियोजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या में पीने, सिंचाई और मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग होता है। ठीक है, आजकल देखा होगा अमृत सरोवर भी बनाए जाते हैं गांव-गांव में, जहां पर पानी को संरक्षित किया जा रहा है, वो भी एक योजना है। आगे लिखा है वन रोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाता है। तो याद रखना, अधिक हम वनों का अगर रोपण करते हैं, अधिक वन लगाते हैं तो वो भी जल का संरक्षण करते हैं।
आगे लिखा है परियोजना लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित की जाती है। नीरू मीरू जल और आप कार्यक्रम आंध्र प्रदेश और अरबानी पानी संसद अलवर राजस्थान में जो है ये ऐसे कुछ कार्यक्रम यहाँ पर चलाए गए हैं। ठीक है, अंतर्गत लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रहण संरचनाएं जैसे अंतः श्रवण मतलब तालाब में सोख्ता द्वारा खुदाई की गई है और रोक बांध बनाए गए हैं। तमिलनाडु में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया। अब मैंने आपको बताया था ना कि तमिलनाडु में आप घर का अगर मैप बनाते हो, नक्शा बनवाओगे, तो आपको जो ये बताना पड़ेगा कि आपका जो वर्षा जल है आप उसको ग्राउंड वाटर में कहाँ डाल रहे हो। आपको टैंक दिखाना पड़ेगा उस मैप पे, नहीं तो आपका मैप वो नक्शा पास ही नहीं होगा। किसी भी इमारत का निर्माण बिना जल संग्रहण संरचना के बनाए नहीं जा सकते हैं। ये तमिलनाडु में नियम पास कर दिया गया है। आगे लिखा है कुछ क्षेत्रों में जल संभर विकास परियोजनाएं पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने में सफल हुई हैं। फिर भी सफलता कुछ ही कहानियां हैं। अधिकांश घटनाओं में कार्यक्रम अपनी उदयमान मतलब कि इच्छा शक्ति के बिना अवस्था में ही है। देश में लोगों के बीच जो है जल संभरण विकास और प्रबंधन के लाभों को बता करके हम जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है। ठीक है, और इस एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन उपागम द्वारा जल उपलब्धता सतत पोषणीय आधार पर निश्चित रूप से की जा सकती है। ठीक है, आगे लिखा है वर्षा जल संग्रहण क्या है। तो जो वर्षा का जल होता है उसको संग्रहण किया जाए, उसके लिए एक योजना भी शुरू की गई है, कैच द रेन। कैच द रेन मतलब ये हो गया कि जो वर्षा का जल है उसको जो है क्या करना है, उसको ऐसा करना है कि जिससे वो भौम जल का भाग बने और वो नदियों द्वारा बह करके ना जाए, जिससे समुद्र में चला जाएगा तो नष्ट हो जाएगा। तो वर्षा जल का संग्रहण बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लिखा है वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्र करने की विधि है। इसका उपयोग भूमिगत जल भृतों के पुनर्भरण के लिए भी किया जाता है। यह एक कम मूल्य और पारिस्थितिकी अनुकूल विधि है जिसके द्वारा पानी की प्रत्येक बूंद संरक्षित करने के लिए वर्षा जल को नलकूपों और गड्ढों और कुओं में एकत्र किया जाता है। तो याद रखना, नलकूपों, गड्ढों और कुओं में वर्षा जल को क्या करते हैं, हम भर देते हैं। वर्षा जल संग्रहण पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है जिससे ग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोक देता है। ठीक है, मतलब ग्राउंड वाटर बढ़ जाता है। फ्लोराइड और नाइट्रेट्स जैसे प्रदूषकों को कम करके और मिश्रित भूमिगत जल की गुणवत्ता को यह क्या करता है, बढ़ा देता है। मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है और यदि इसे जल भृतों के पुनः भरण के लिए उपयोग किया जाए तो इसे तटीय क्षेत्रों में लवणीय जल के प्रवेश को भी क्या करता है, रोक देता है। आगे लिखा है देश में विभिन्न समुदाय लंबे समय से अनेक विधियों से वर्षा जल संग्रहण करते आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण जो है सतह संचयन जलाशयों जैसे झीलों, तालाबों, सिंचाई तालाबों आदि में किया जाता है। तो लोग गांव में जो है तालाबों, झीलों में पानी का क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे जिन्हें कुंड अथवा टाका कहा जाता है के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण घर अथवा गांव के पास घर में संग्रहित वर्षा जल में कर लेते हैं। वहाँ के लोग टैंक बना करके वो अपने वर्षा जल को रख लेते हैं जिससे वो क्या कर सकें, तो जो है कुछ ऐसे काम कर सकें जो बहुत ज़रूरी है, जैसे बर्तन साफ करना, जैसे जो है आपको बच्चों को नहलाना या फिर आप पशुओं को पानी पिलाना। ठीक है, आगे लिखा है वर्षा जल संग्रहण की विभिन्न विधियों को समझने के लिए एक चित्र यहाँ पर दिया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो ये देखो वर्षा जल का संरक्षण कैसे किया जाए। तो यहाँ लिखा है जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ये आपका जल संभरण प्रबंधन द्वारा जल संरक्षण, जैसे यहाँ ये डैम बना दिया गया है और पानी उधर से बह करके आकर के इसमें चेक डैम में भर रहा है। झीलों द्वारा जल संरक्षण हो रहा है, झीलें हैं तो इसमें पानी भर के इससे द्वारा जल संरक्षण किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे वर्षा जल है, यहाँ देखिएगा तमिलनाडु में इसी को पास किया गया। जैसे छत पे जो पानी होता है ये पाइप से अंदर आएगा, यहाँ टैंक बना दिया गया है, सर्विस टैंक, और इसी में पानी भर के चला जाएगा और ग्राउंड वाटर का भाग बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी ग्राउंड वाटर का भाग बनेगा। तो ये सब जो है विधि कहाँ अपनाई जा रही है, जहाँ जल की कमी हो रही है। ठीक है, आगे लिखा है बहुमूल्य जल संसाधन के संरक्षण के लिए वर्षा जल संग्रहण पर विधि का उपयोग करने का क्षेत्र व्यापक है। इसे घर की छतों, खुले स्थानों में वर्षा जल द्वारा संग्रहण किया जा सकता है। वर्षा जल संग्रहण घरेलू उपयोग के लिए भूमि जल पर समुदाय की निर्भरता कम करता है। इसके अतिरिक्त मांग आपूर्ति का अंतर के लिए सेतु बंधन के कार्य के अतिरिक्त
इससे भौम जल निकालने में ऊर्जा की बचत होती है, क्योंकि पुनर्भरण से भौम जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। आजकल वर्षा जल संग्रहण विधि का देश के बहुत से राज्यों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। तो बहुत अधिक मैंने अभी बताया ना, कैच द रेन नामक योजना शुरू की गई है, ठीक है। या फिर जो है अमृत सरोवर शुरू किया गया है, नए नए तालाब बन रहे हैं जिससे जल का संरक्षण, वर्षा जल के संरक्षण को किया जा सके। वर्षा जल संग्रहण से मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्रों को लाभ मिल सकता है, क्योंकि जल की मांग अधिकांशतः जो है नगरों और शहरों में पहले की आपूर्ति से कहीं आगे बढ़ चुकी है, ठीक है। लिखा है उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त विशेषकर तटीय क्षेत्रों में पानी के विलवणीकरण और सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों में खारे पानी की समस्या, नदियों को जोड़कर अत्यधिक जल के क्षेत्रों में कम जल के क्षेत्रों में जल हस्तांतरण करके भारत में जल समस्या को सुलझाने का महत्वपूर्ण उपाय है। मतलब यह हुआ कि 2003 में एक योजना शुरू की गई थी, नदी जोड़ो योजना। तो नदी जोड़ो योजना जो है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि आपस में नदियों को अगर हम जोड़ देंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान जल जाएगा, जहाँ जल की आपूर्ति कमी होगी वहाँ हम जल को क्या करेंगे, पहुँचा देंगे। तो उससे क्या होगा, तो उससे जो है जल का अपव्यय नहीं होगा और वो जल समुद्र में नहीं जा पाएगा। आगे लिखा है जो है भारत में जल समस्या को सुलझाने का महत्वपूर्ण उपाय है, फिर भी व्यक्तिगत उपभोग, मतलब व्यक्तिगत रूप से उपभोग, घरेलू और समुदाय के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी समस्या जल का मूल्य ही है, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लिखा है निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। तो जल जो है याद रखना अजैव संसाधन है, ठीक है। निम्नलिखित दक्षिण भारत के राज्यों में किस राज्य में भौम जल, ग्राउंड वाटर जो है इसके कुल भौम जल के असम से ज़्यादा है, मतलब उपयोग से ज़्यादा है। कहाँ ज़्यादा उपयोग होता है, तो तमिलनाडु में, ठीक है। देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टर में किसमें ज़्यादा होता है, तो सिंचाई में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिया है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।